एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्जाम की? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, है ना। मुझे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली अभी। ओके, तो आज ना हम लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ने वाले नहीं, एक्चुअली इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ जी, तो अब जितनी भी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी रिलेटेड मतलब टू क्यू एंड ए, कि क्यू एन ए में मतलब हम कौन कौन सी चीज़ें रखने वाले हैं, ही रखने वाले हैं, कैसे उसको हैंडल करने वाले हैं। तो देखो, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो है वो हम लोग प्रीवियस मतलब वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बार आप फिर से वो वीडियो अगर देख करके आ जाएंगे तो हमें चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होगी, बिकॉज आप एक बार ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। रिविजनली आप उसको वापस देखेंगे, 2 बार हो जाएगा, तीसरी बार हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो और उसके बाद में फिर इसके साथ में एक और बार रिवीजन तो होना ही है, मतलब ये बातें आपके दिमाग में छप जाने वाली है। क्लियर? और हमेशा की तरह 2, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और वही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट रखेंगे कि कैसे वो 2 नंबर में हम लिखेंगे, कैसे हम उसको 3 नंबर में लिखेंगे और कैसे हम 5 नंबर में लिखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ही आपका फटाफट रिवीजन करा देती हूँ कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। क्लियर? देखो, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में ये सारी चीजें चल रही थी, तो अभी तक हमने सारी चीजें किसके रिगार्डिंग पढ़ी थी? यूएसएसआर के लिए, यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, यूएस है, चाइना, इन सब के रिगार्डिंग पढ़ी थी। लेकिन जो साउथ एशिया है, ठीक है, साउथ एशिया कौन सा? जो एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो साउथ एशिया हुआ। तो उस वक्त जब ये सारी चीजें पर चल रही थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो उस टाइम में हमारे साउथ एशिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में। तो साउथ एशिया में कौन कौन सी वो कंट्रीज आती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमने साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज को रखा हुआ था। 7 और 9 कंट्रीज जो थी, तो इनके बारे में हमने पूरी स्टडी की थी कि कैसे वहाँ पर मिलिट्री शासन था, कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी के बाद में क्या क्या वहाँ चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, और उस टाइम में सबका जो फोकस है वो कैसे साउथ एशिया पे आया था, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें उसी के क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। ये क्वेश्चन जो है ये तो 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, या तो फिर एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको 3 और 5 मार्क्स में पूछे तो आपके साथ में क्या किया जाएगा? सार्क का मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए हो जाएगा कि आपको सार्क को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सार्क कैसे बना, किन मेंबर कंट्रीज के साथ में बना, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, फुल फॉर्म, ये सारी चीजें जो है डिटेल उसमें डालनी। जैसे देखो, सार्क फर्स्ट तो आपको उसकी डेफिनेशन डाल देनी है, ठीक है। डेफिनेशन में और क्या चीज हो जाएंगी? उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन हो जाएंगी, उसका एस्टैब्लिश ईयर हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि किस पर्पज से आपने इसको बनाया है, इसके वर्क्स हो जाएंगे कि आपको सार्क की जो ड्यूटीज है वो क्या क्या होने वाली है। तो अगर आप ये सारी डिटेल्स डालते हैं तो दैट मीन कि ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है। बट सीरियसली यार, ब्लैक बोर्ड ज्यादा मस्त लगता है, बढ़िया लगता है, मतलब उसमें लिखने में और पढ़ने में एक अलग ही फील आता है। ओके, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई की है। तो द सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्लियर? ईयर किस ईयर में बना हुआ है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये चीज याद होनी चाहिए, और आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस चीज को याद कर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अच्छा, अब जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो हम लोगों ने श्रीलंका मतलब इसके साथ में जितनी भी कंट्रीज जा रही थी, तो श्रीलंका भी साउथ एशिया की एक कंट्री है, ठीक है। वही श्रीलंका जो कि इस तरीके से हमारे इंडिया के नीचे बना हुआ है, करेक्ट। सॉरी सॉरी, ये ऐसे बना हुआ है ना, एक्चुअली मैं मैप देखने लगी थी, मैप भरे पड़े हुए मेरे पास। ओके, तो क्या हुआ कि श्रीलंका जो है, तो इसके इस टाइम में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ से जो तमिलनाडु के जो बहुत सारे मेंबर जो है वहाँ पे मतलब क्या होते शिफ्ट हो रहे थे, और वहाँ के जो लिट्टे थे उनका कहना था,
उनका कहना क्या था कि ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर लिट्टे जो है वो इन्हें कंट्रोल करके रखते हुए हैं और वो किसी और को वहां पर आने भी नहीं दे रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द लिट्टे कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। आफ्टर इट्स डिफीट द एरिया इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। क्लियर? हाँ, द आफ्टर इट डिफीट द एरिया इज नाउ अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। अब ये गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये एरिया जो है वो जा चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वो 2 मार्क का क्वेश्चन था, अगर डिटेल में पूछते हैं तो बता दे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। Okay, the next, whose mediation resolved the Indus River water dispute between India and Pakistan? अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट है भाई वो क्या है? तो सबको पता है इंडस रिवर जो है इधर ये यहाँ से तिब्बत वाले एरिया से निकल करके इंडिया में एंट्री करती है, और जब इंडिया में एंट्री करती है तो इधर से निकल करके कहाँ पर आ जाती है, ये पाक वाले एरिया में आ जाती है, और इतना एरिया जो है उसका रहता है, ठीक है, और बाकी वो यहाँ से निकलती है। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि ये एक इंटरनेशनल रिवर तो है ही है, तो अब इसके साथ में क्या हुआ कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में इन दोनों को लेकर के विवाद है, क्योंकि ये जो जल है मतलब जो पानी निकलता है यहाँ से कि कौन किसका ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। तो इसके डिस्प्यूट पे भी मतलब इसके ऊपर डिस्प्यूट है कि मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है इसको लेकर के है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कौन देखता है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने रिसॉल्व किया था इसके जो इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इसने इसको सॉल्व किया। तो वर्ल्ड बैंक आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट, कि इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, तब आपको एकदम डिटेल्ड में चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। वन मोर थिंग, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जो भी मैं मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर एवरी क्वेश्चंस, ओके, ये सारे किसी ना किसी ईयर में, किसी न किसी बोर्ड में, किसी ना किसी स्टेट में उनके जो एग्जाम्स है वहाँ पे पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से भी, ओके। तो अब हम बैठते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। तो भाई देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि सार्क जो है उसके साथ में उसका एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सार्क का फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल गया है। अब सार्क का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के ना हम एक बड़ा वाला जो है क्वेश्चन वो क्रिएट ही कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अभी फिलहाल तो 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे एनी 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा गया। तो सार्क क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उनके बीच में एक पीस क्रिएट करने के लिए, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो क्रिएट करने के लिए सार्क को जो है डेवलप किया गया था। उसके साथ में क्या हुआ था कि जो 2 से 3 स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, तो उनके बीच में मतलब जो भी अगर कोई विवाद होता है तो एक मल्टीलेटरल वे में उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी। तो ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन थ्रू मल्टीलेटरल वेज and peace and friendly relation among the nations. That's all. Then next है name the member country of SARC. अब भैया सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये 3, देखो यहीं के लिए हमारा जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक फुल फॉर्म देख लिया, देखो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि टॉपिक आपके पास वही है, ठीक है। एग्जामिनर वहीं से आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा, वहीं से 3 नंबर का भी, और वहीं से 5 नंबर का। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से और कितनी डीपली समझते हैं, ताकि आप किसी के लिए भी एबल हो जाए कि आपके लिए कोई भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अगर आपसे कोई एक फुल मतलब 5 नंबर का एक सार्क के ऊपर बात कर रहा है तो आप पूरे क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट देख देंगे, क्योंकि आपके पास फुल फॉर्म पता है, आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता है, आपको उसका एस्टैब्लिश ईयर पता है, आपको उसकी मेंबर कंट्रीज पता है। मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन तो यही बन गए भैया, ठीक है। एक बार अगर उसने आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपके 2 नंबर ये हो गए, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया 2 नंबर आ गए, एस्टैब्लिश ईयर पूछ लिया 2 नंबर आ गए, मेंबर कंट्री पूछ लिया 2 नंबर आ गए। क्लियर? अगर आपको ये सारे तो 2 नंबर ही 8 नंबर तो ले लिया। अगर उसने फाइनली 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है आपको, तो आप ये पूरे पूरे 5 नंबर भी लेके जा सकते हैं। तो सारे टॉपिक को अच्छे से समझे, ओके। तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि नेम द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क। तो सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, देखो बांग्लादेश, क्लियर, उसके बाद में श्रीलंका, माल
इंडिया, पाकिस्तान, थोड़ा स्लो चल रहा है, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। अब आप कहेंगे कि जितनी साउथ एशिया वाली कंट्रीज है वो तो सारी आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान को हम कभी कभी ही हमारे साउथ एशिया में इन्वॉल्व करते हैं या किसी मैटर पे इन्वॉल्व करते हैं। बाकी हाँ, जितनी कंट्रीज है वो हमारी सार्क की जो कंट्रीज है वही हमारी साउथ एशियन जो है उसमें है, क्योंकि साउथ एशियन वाले को ही लेकर के हमने एसोसिएशन को ही लेकर के मतलब पूरा कॉर्पोरेशन बनाया है। तो लेकिन जो अफगानिस्तान है उसको हम कभी कभी ही हमारे साउथ मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, देन next question is state any two reason for the instability of democracy in Pakistan। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा था कि कहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है, कहाँ पे मिलिट्री चल रहा है, कहाँ पे कैसा मतलब बिहेवियर जो है वो सारी चीजें चल रही है। तो हमने देखा था कि पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो ही नहीं पाई थी। ठीक है, मतलब वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी आ रही है, कभी मिलिट्री पावर आ रहा है, कभी फिर डेमोक्रेसी आ रही है, फिर मिलिट्री पावर आ रहा है, जो कि कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। मतलब वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी स्टेबल हो ही नहीं पाई। तो आपको वो रीजंस बताना है जिसकी वजह से वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हुई है। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, वहां पर मिलिट्री का ज्यादा ही इंटरफेरेंस था। ठीक है, उनका डोमिनेंस था, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर क्या हो रही है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्रिएट ही नहीं हो पा रही है। स्टीव फ्रंटेशन फॉर कमिंग टू पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टी। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में भी तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, उनके पावर्स, उनके बीच में पावर में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से वहां पे जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं हो पाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर 1971 विच टू रीजन वेयर अ सोर्स ऑफ, एक सेकेंड में बहुत ज्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, सोर्स ऑफ एक, before 1971, which two reasons were a source of resentment among the people of East Pakistan against West Pakistan? ठीक है, नॉन बांग्लादेश, नाउ जो बांग्लादेश हो चुका है। मतलब देखो आपको पता है जब इनके बीच में प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो यहाँ से क्या था, एरिया था। ठीक है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, जो वेस्ट है, तो एक एक तो बांग्लादेश यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है उस टाइम का, और एक ये मतलब एक पाकिस्तान यहाँ पे था और एक पाकिस्तान यहाँ पे था। इन दोनों के बीच में मतलब हमने ये क्रिएशन देखा था 1971 में कि कैसे बांग्लादेश बना हुआ था। तो ये रीजन हमें स्टेट करने हैं कि वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट कैसे हुए वो देखते हैं। तो आपको अगर याद हो कि बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बंगाली लैंग्वेज वाले लोग थे, यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, अपनी अति कर रहा था कि भाई तुम बंगाली कल्चर को छोड़ दो, तुम हमारा उर्दू कल्चर एक्सेप्ट करो, सॉरी, ठीक है, वो कल्चर को एक्सेप्ट करो, उसे फॉलो करो। मतलब जबरदस्ती हो रही थी और इनकी ही ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पर क्या चल रही थी, हुकूमत चल रही थी। तो ये रीजंस बने थे कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको जो लीड कर रहे थे उनने विद द हेल्प ऑफ इंडिया अपने आप को स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो यहाँ पे उसने सरेंडर किया था इंडिया की मिलिट्री के सामने। तो द वेस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, डेफिनेटली वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था। किस बिहाफ पे, वाज फोर्स्ड टू यूज उर्दू लैंग्वेज, वो के जो उनका जो बंगाली कल्चर था वो उसे टोटली डिस्ट्रॉय करने के ऊपर बात कर रहे थे। और कोई भी इंसान हम अपने कल्चर को नहीं खत्म कर सकता, अगर वो जिस रिलीजन में है तो वो उसे ही फॉलो करेगा, वो उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन के साथ में ये तो 2 नंबर का हो गया, हमने 5 नंबर का भी एक्सप्लेन कर लिया कि बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ, किस वजह मतलब कैसे कैसे जो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट जो है वो अलग अलग हुए। तो ये वाला भी एक्सप्लेनेशन आप बांग्लादेश में लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन
कॉन्क्यूनेसिस ऑफ इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ऑफ 1971। अच्छा, अब 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुए थे उसके रीजंस बताने हैं। तो भैया अभी जस्ट हम लोगों ने यही बात क्लियर की कि बांग्लादेश में मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी ईस्ट और वेस्ट के दोनों के बीच में। तो ईस्ट वाले ने क्या किया, इंडिया की हेल्प ली और अपने आप को स्वतंत्र करा लिया। उसकी जो आर्मी है उसने वहां पर सरेंडर कर दिया था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब वेस्ट पाकिस्तान तो बोलेगा ही ना कि भैया तुमने तो मेरी मतलब मेरे अगेंस्ट काम किया है, दैट मीन आपने मेरे दुश्मन के साथ में दोस्ती की है, तो आप भी मेरे दुश्मन हुए। तो बस कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और यही दौर था जब क्या इंदिरा गांधी भी चल रही थी और इसी वक्त हमारे इमरजेंसी भी लगी हुई थी। तो ईस्टर्न, अच्छा अब वो पॉइंट्स को मतलब पॉइंट आउट कर लेते हैं। ईस्टर्न कमांड Pakistan military collapsed and East Pakistan was recognized as Bangladesh। ठीक है, बांग्लादेश क्रिएट हो चुका था। Over 93,000 पाकिस्तानी ट्रॉप्स के सरेंडेड फोर्स सरेंडर सी वर्ल्ड वॉर। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब क्या हुआ था उस ड्यूरेशन में, मतलब उसके बाद में क्या हुआ कि 93 पाकिस्तानी ट्रॉप्स जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। वही बातें जो मैंने आपको बताई है, समझाई है, वही बातों को आपको लिखना है। मैंने राउंड में बनाया है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, 1 और 2 एज अ चार्ट भी कर सकते हैं, इम्प्रेसिव लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। क्या यहाँ से चेंज हो जाएगा? हाँ जी। तो अब हमारा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो लास्ट वाला अल्टरनेटिव सेंटर पावर में पढ़ा था तो वहां पे हमने डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, ठीक है, कि डेमोक्रेसी नहीं 10th में यूज किया, सॉरी। तो डेमोक्रेसी जो साउथ एशिया के रीजन था वहाँ के सारे पॉपुलेशन मतलब सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी जो है वो फर्स्ट चॉइस बनी है। आप इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो भाई क्लियर है कि जब हम लोगों ने सारे साउथ एशिया में पढ़े तो कैसे हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं उनकी एक अलग ही सत्ता चल रही थी, कहीं मनाची चल रही थी, कहीं सल्तनत चल रही थी, कहीं पे कुछ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी लोग ट्रांसफर हो गए किसके ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। क्यों हो गए? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बिना किसी भेदभाव के आपके साथ में समान व्यवहार करता है, ठीक है। वो आपको फ्री फेयर इलेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके लिए मतलब आप ही के लिए जो भी काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबल होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के डेमोक्रेसी इज बेस्ट, ठीक है, बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनसे तो बेटर ही थी। लेकिन साउथ एशिया वालों ने भी इन्हीं सारे रीजन को देखकर कहीं ना कहीं तो है इसको एक्सेप्ट किया था। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि अब हमें सिर्फ साउथ एशिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हर जो साउथ एशिया की सातों कंट्रीज जो थी वहां पे सब जगह अलग अलग सिस्टम चल रहे थे गवर्नमेंट के। लेकिन एट द एंड सभी लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया। किसके सिवा, पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में कभी मिलिट्री आ जाती है फिर कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, तो वो स्टेबल है ही नहीं। Democracy is becoming the first choice of the people of South Asia according to a survey conduct. The results show that all the 5 countries in South Asia region support democracy। देखा बहुत सारी कंट्रीज है इन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, ordinary citizen, rich as well as poor, all view the idea of democracy positively and support the institution of representative democracy। अब जितने भी लोग थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो किसी भी रिलीजन से हो, कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, तो हर किसी ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, उसके जो इंस्टीट्यूशन थे उसे सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि डेमोक्रेसी उन्हें एक फेयर कंपटीशन दे रहा है, एक फेयर एटमॉस्फेयर दे रहा है, तो इन्होंने हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया। क्लियर? देन आगे बढ़े तो हाँ, लेकिन अब हम किस व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया। देखो नेपाल में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, मोनार्ची चल रही थी, वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, डेमोक्रेसी में हो गई मोनार्ची से। फिर हम श्रीलंका के और तो इंडिया और श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसने मतलब बहुत सारे मतलब फेजेस देखे। जब लिट्टो सेन का प्रॉब्लम चल रही थी उसके बाद में भी इन्होंने अपनी इकोनॉमी और अपनी डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाए रखा। मतलब इन्होंने अपनी साइड वाले जो काम होते हैं ना उसको कभी बंद नहीं किया। वरना कई जगह क्या हुआ इंडिया में भी कि जब हम युद्ध कर रहे थे हमने हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बहुत डाउन कर ली। बट श्रीलंका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका ने भी क्या किया, हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। India have successfully operated a democratic system since their independence from the British।
ब्रिटिशर्स गए तब से हमारे यहाँ तो, हाँ इंडिया भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि तब से अब तक के हमारे यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेटिक ही चला है। बीच में ऐसे हुए 1971 के आसपास में जब इंदिरा गांधी का चल रहा था कि यहाँ पे मिलिट्री आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। भूटान ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मोनार्ची टू डेमोक्रेसी। अब भूटान जिस तरीके से नेपाल ने ट्रांसफर किया था, भूटान ने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कर लिया। मालदीव में सल्तनत वाला सिस्टम था, टू रिपब्लिक विद प्रेसिडेंशियल फ्रॉम अलोंग दम विद मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मालदीव में भी क्या हो गया, वहां पे भी डेमोक्रेटी आ गई, वो भी मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ में। तो इट इज ऑल अबाउट कि कैसे साउथ एशिया में जो डेमोक्रेटिक है वो कैसे मतलब स्टेबल हुई है और कैसे सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन था। क्लियर? हाँ, और यहाँ से दो दो नंबर में अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेपाल में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, अगर डेमोक्रेटिक है तो वो किससे ट्रांसफॉर्म होकर आई हुई है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, भूटान में क्या चल रहा है, मालदीव में क्या चल रहा है। तो ऐसे दो दो तीन तीन नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ आ सकता है। ये मालदीव में किस तरीके से डेमोक्रेसी ने कन्वर्ट किया है, श्रीलंका में कैसे हुआ है, भूटान में कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। Then next question है, explain any two point of conflict between India and Pakistan। अब भाई पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश को तो हमने स्वतंत्र कराया था, लेकिन उसके बाद में भी हमारी उसके साथ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, हर पड़ोसी पड़ोसी के साथ में जितने अच्छे संबंध होते हैं उतनी खटास भी होती है। मतलब ये पड़ोसी ही एक ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही व्यवहार जो है निभा सकते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान बांग्लादेश को हमने मदद तो की, लेकिन उसके साथ में हमारे पास में क्या हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, कुछ खटास भी है। ये क्या हो रहा है? तो भाई अब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है बांग्लादेश और एशिया इंडिया के बीच में। देखो सबसे पहले तो कौन सा इशू है, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर है उन दोनों के जो डिस्प्यूट है, मतलब वो वाला। ठीक है, इन दोनों के शेयरिंग के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो सबसे पहले तो वही वाला आ रहा है। ठीक है, देन क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो इन्हें नाखुश करने वाली है। जैसे कि इनके जो सोल्जर्स है, हमारे पास में जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जो इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारी जो जगह है वहां पे हमारे जो सोल्जर्स है भेजने वाले हैं, तो इनको भेजने के लिए उन्होंने अपना रास्ता देने से मना कर दिया। फिर हमारे यहाँ पर जो गैस आती है, जो नेचुरल गैसेस आती है, तो क्या होगा, म्यांमार से आने के लिए उन्हें वहां पे भी रास्ता देने से मना कर दिया कि भाई हमारे रास्ते से आप नहीं आ सकते हो। तो इन सारी चीजों की वजह से ना इंडियन गवर्नमेंट इनसे थोड़ी सी अनहैप्पी होती है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तो इशू है ही है। देन इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद बांग्लादेश refusal to act on unlawful migration to India। बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, जो बांग्लादेश है वो इंडो जो इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करता है, जो कि हमारे इंडियन के अगेंस्ट है। तो इसलिए भी बांग्लादेश जो है वो, जो इंडिया है वो बांग्लादेश से हैप्पी नहीं है। देन बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रॉप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इंडिया जो है, इसके जो ट्रॉप्स है जो उस रीजन में जाना चाहते हैं, जो उसके ट्रॉप्स सैनिक है, तो उसको इन्होंने रास्ता देने से भी मना कर दिया। बांग्लादेश रिफ्यूज टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया एंड अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू इट्स टेरिटरी। उसने अपनी टेरिटरी से इनको भी जो रास्ता देने से मना कर दिया। तो क्लियर है, इतने जो पॉइंट्स है मोर देन सफिशिएंट इनको एक्सप्लेन करने के लिए। जी हाँ, आप इसको 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ और करना चाहे तो थोड़ा और डिटेल में जो लाइंस मैंने आपको बताई वही आप इसमें लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर, हाईलाइट इट्स एनी 3 मेन ऑब्जेक्टिव। तो भाई देखो कहा था ना कि इम्पोर्टेंट तो है ही है। देखो वहां पर अगर देखो सार्क स्टैंड एक और हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीजों को रिपीट पढ़ना है, तो ये बन जाता है हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, सार्क स्टैंड फॉर द साउथ एशिया एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। डेफिनेटली इट वाज फाउंडेड इन 1985। आप इसको सकते हैं। इट्स अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय साउथ एशियन स्टेट टू
इवॉल्व कॉर्पोरेशन थ्रू मल्टीलैटरल, और जो पॉइंट्स देख रहे थे तो इसमें क्या हुआ कि किसी भी स्टेट्स है उनके बीच में एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करना विद अ मल्टीलैटरल जो पॉइंट्स है इन सब के थ्रू, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में पीसफुली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। ये वाला जो आंसर है यहाँ पे थोड़ा सा रह चुका है, ठीक है, वो आगे वाला ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लें। To promote collective self-reliance through systematic economic growth in region, to suppress मीनिंग्स टू टेररिज्म एंड स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, इन चीज़ों को भी रोकना है। टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब इन लोगों जितनी भी स्टेट्स है जो इसमें नेशंस है, कंट्रीज है, इन्वॉल्व है, इनके बीच में ट्रस्ट और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करना, वो प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, फ्रेंडशिप को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए और ये आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया। आफ्टर इट अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज वेरी फ्यू पैरेलल इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एनी थ्री सुटेबल आर्गुमेंट। तो भाई आपको याद है मैंने शुरू में एक चीज कही थी, चीनी 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 हिंदू भाई भाई, मतलब हमारी जो दुश्मनी है उनके साथ पहले से नहीं थी, बहुत अच्छा माहौल था इन लोगों के साथ में। ब्रिटिशर्स थे उसके बाद में बहुत सही साथ चल रहा था, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, जब 1950 में तिब्बत के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, ठीक है। उसके पहले तो इंडिया ने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, ठीक है, बट यहाँ पर बात हो रही है नेपाल की, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। Nepal and India enjoy a very special relationship that has very few parallel in the world. अब ये दोनों जो है बहुत अच्छी अपनी रिलेशनशिप जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब पैरेलल जो है वर्ड के सबके साथ में बहुत अच्छी इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो इसको देखना है। तो हाँ ये तो बात है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इनके साथ में हमारे बहुत मतलब कोई बहुत बड़े बड़े वाद विवाद नहीं है, इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो चलती आ रही है। हाँ जी, तो अब इसका देखें तो क्या होगा कि a treaty between the two country allows a citizen of the two country to travel and work in each other country without visas and passport। अब इन दोनों जो सरकारें हैं भारत और नेपाल के बीच में एक ऐसा मतलब बॉन्ड बना हुआ है, एक ऐसा ट्रीटी है इन दोनों के बीच में कि नेपाल और भारत के बीच में अगर कोई भी आना जाना चाहता है तो विदाउट एनी वीजा और पासपोर्ट ये एक दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इनके बीच में ये बॉन्ड जो है वो साइन हुआ है। तो ये एक कहना चाहिए एक पॉइंट है कि ये बताने के लिए कि इन दोनों के बीच में कितने अच्छे संबंध चल रहे हैं। नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंजॉय इजियर एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी टू फॉर द पर्पस टू ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर नेशन। अब जो नेपाल है वो हमारा जो समुद्री मार्ग है वो यूज कर रहा है इंडियन टेरिटरी से होते हुए, क्योंकि वो अपना मतलब क्या अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो हमारे रास्तों को भी यूज कर रहा है। Both countries share together trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation, and interlocking water। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं लाइक साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, ट्रेड, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में कितने अच्छे संबंध है, रिलेशंस है। बट ऐसा नहीं है कि इनके साथ में हमारे मतलब कटु संबंध नहीं है, इनके साथ में हमारे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। ऑब्वियसली है, जब नेपाल की चीन के साथ में दोस्ती बढ़ गई तो हमें खतरा हो गया कि नेपाल और चीन के साथ में अगर इसकी दोस्ती बनी हुई है तो ये हमारे लिए कहीं डेंजरस ना हो जाए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर ये माओवादियों को पनाह दिए हुए हैं, और हमें नेपालियों को ऐसा लगता है कि इंडिया में इनके खिलाफ जो है, जैसे कि चीन को लग रहा था कि है ना कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र जो है वो यहाँ पे रचा जा रहा है। तो ऐसे ही इन कंट्रीज के बीच में भी लगता है, इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रेड और कॉमर्स के बीच में आगे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ तक के था सारा
जो साउथ एशिया से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े वो इतने थे। आप आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे जब भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाए। हाँ, ये क्वेश्चन भी जो है वो 5 मार्क्स में है। एज ऑलवेज फिर से कहूंगी कि जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, वो स्किप्ड हो चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस बता सकते हैं, मैं उसे फिर से सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू।